नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज की गहराई में उतर रहे हैं जो हमारे चारों ओर है, बल्कि हम खुद भी वही हैं। पदार्थ यानी मैटर, हवा, पानी, पत्थर, तारे, मतलब सब कुछ। बिल्कुल। और आज हम इसी जानी पहचानी चीज को विज्ञान की नजरों से देखेंगे, जैसा कि एनसीईआरटी की कक्षा 6 से 11 तक की किताबों में परत दर परत समझाया गया है। हाँ, तो ये सफर काफी दिलचस्प होने वाला है। बुनियादी बातों से शुरू होकर कुछ शायद हैरत अंगेज चीजों तक भी जाएगा। बिल्कुल। तो चलिए पता लगाते हैं कि हमारे आसपास की दुनिया ठोस, द्रव या गैस जैसी क्यों दिखती है, जबकि सुना है कि सब कुछ असल में छोटे छोटे कणों का ही खेल है। सही कहा। इन स्रोतों के जरिए हमारा मिशन है पदार्थ के स्वभाव को समझना, ये क्या है, कैसे व्यवहार करता है और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से इसका क्या लेना देना है। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, पदार्थ की वैज्ञानिक परिभाषा क्या है? आखिर ये है क्या? बहुत ही बुनियादी लेकिन हाँ महत्वपूर्ण सवाल है। विज्ञान ये कहता है कि कोई भी चीज जिसमें दो गुण हों, एक तो द्रव्यमान, मतलब उसमें कुछ वजन जैसा हो। अच्छा, द्रव्यमान। हाँ, और दूसरा वो स्थान घेरती हो, मतलब उसका कुछ आकार या आयतन, वॉल्यूम हो। ओके, यानी वजन हो और जगह घेरे। बस ये दो शर्तें पूरी हों तो वो पदार्थ है। तो जैसा आपने शुरू में कहा, हवा। अब हवा दिखती नहीं, पर गुब्बारे में भरें तो जगह घेरती है। और उसका वजन भी होता है। हाँ हाँ, होता है। पानी, मेज, कुर्सी, हमारा शरीर, पेड़ पौधे, ये सब पदार्थ हैं। सोचिए, हमारे आसपास लगभग हर चीज इसी कैटेगरी में आ जाती है। हाँ, ये परिभाषा तो सुनने में काफी सीधी लगती है, और स्कूलों में भी खासकर छोटी क्लासेस में हमें सबसे पहले पदार्थ की 3 जानी पहचानी अवस्थाओं के बारे में ही सिखाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। बिल्कुल बिल्कुल। कक्षा 6-7 की बुनियाद यहीं से रखी जाती है। ये 3 मुख्य अवस्थाएं हैं। ठोस, सॉलिड। इनकी पहचान क्या है? इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम। जैसे पत्थर है या किताब है, वो अपनी शक्ल आसानी से नहीं बदलता, ना ही उसे आसानी से दबा सकते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है ठोस में? क्योंकि इनके कण, मतलब अणु या परमाणु जिनसे ये बने हैं, वो बहुत पास पास होते हैं, एकदम सटे हुए। अच्छा। और एक मजबूत पकड़, एक आकर्षण बल से जमे होते हैं। वो अपनी जगह पर बस कंपन कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं। जैसे भीड़ में कोई फंसा हो तो हिलडुल सकता है, पर इधर उधर घूम नहीं सकता। तो एक तरह से बड़े अनुशासन में बंधे होते हैं। ओके, समझ गया। और द्रव का क्या? द्रव, लिक्विड। अब द्रव में क्या है? आयतन तो निश्चित होता है, मतलब 1 लीटर पानी है तो वो 1 लीटर ही रहेगा, चाहे किसी भी बर्तन में डालो। हाँ। लेकिन आकार निश्चित नहीं होता, वो बर्तन का आकार ले लेता है। ग्लास में डालो तो ग्लास जैसा, कटोरे में डालो तो कटोरे जैसा। ऐसा क्यों? इसके कण अलग हैं क्या? हाँ, कण वही हैं, पर उनकी व्यवस्था अलग है। ठोस के मुकाबले इनके कण थोड़े दूर होते हैं। अच्छा। और उनके बीच का जो आकर्षण बल है वो थोड़ा कमजोर होता है। इसलिए वो एक दूसरे पे फिसल सकते हैं, बह सकते हैं, लेकिन रहते फिर भी साथ साथ ही हैं, मतलब एकदम अलग नहीं हो जाते। ठीक है। और फिर आती है गैस। गैस। हाँ। अब गैस की तो बात ही अलग है। इनका ना तो आकार निश्चित होता है, ना ही आयतन। इन्हें जिस भी बर्तन में रखो ये पूरी जगह में फैल जाते हैं, जैसे एक कमरे में अगरबत्ती जलाएं। हाँ, खुशबू फैल जाती है पूरे कमरे में। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं। उनके बीच आकर्षण बल तो समझ लीजिए लगभग ना के बराबर होता है। अच्छा। और वो बहुत तेजी से, बड़ी बेतरतीब ढंग से, रैंडमली हर दिशा में भागते रहते हैं, जैसे किसी खाली मैदान में किसी को आजाद छोड़ दिया हो। वाह, ये ठोस, द्रव और गैस का अंतर तो हम रोज ही देखते हैं, महसूस करते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, विज्ञान की दुनिया यही नहीं रुकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या पदार्थ के और भी रूप हैं जिनके बारे में स्रोत यानी एनसीईआरटी की किताबें बताती हैं? हाँ बिल्कुल। जैसे जैसे हम विज्ञान में आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए कक्षा 8-9 के लेवल पर, तो पता चलता है कि कहानी और भी ज्यादा रोमांचक है। अच्छा। प्रकृति में पदार्थ और भी अवस्थाओं में पाया जाता है, खासकर तब जब स्थितियां बहुत एक्सट्रीम हो, मतलब या तो बहुत ज्यादा तापमान हो या फिर बहुत ही कम तापमान। एक्सट्रीम कंडीशंस। अच्छा, यहाँ मामला दिलचस्प हो जाता है। कौन सी है वो अवस्थाएं? स्रोत जो हैं वो 2 और प्रमुख अवस्थाओं का जिक्र करते हैं। एक है प्लाज्मा। प्लाज्मा। जी, इसे पदार्थ की चौथी अवस्था माना जाता है। चौथी? ठोस, द्रव, गैस के बाद? हाँ,
सोचिए, आप किसी गैस को लगातार गर्म करते जाएं, और गर्म और गर्म, इतना गर्म कि तापमान हजारों या लाखों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए। बाप रे। इस जबरदस्त गर्मी से क्या होता है, परमाणुओं के जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टूटकर अलग हो जाते हैं। अच्छा। तो अब हमारे पास क्या बचा? धनावेशित आयन, पॉजिटिव आयन्स, यानी ऐसे परमाणु जिनसे इलेक्ट्रॉन निकल गए, और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो अलग हुए हैं। इनका एक गर्म, बहुत ऊर्जा वाला मिक्सचर, इसी को प्लाज्मा कहते हैं। और ये होता कहाँ है? ये बिजली का बहुत अच्छा सुचालक होता है। सूरज और दूसरे तारे जो हैं वो असल में प्लाज्मा के ही विशाल गोले हैं। अरे वाह। हमारी पृथ्वी पर भी जैसे जब बिजली कड़कती है, या फिर ट्यूबलाइट और नियॉन साइन के अंदर जो चमक होती है, वो प्लाज्मा ही है। मजे की बात यह है कि ब्रह्मांड में पदार्थ की सबसे कॉमन अवस्था यही है, ठोस, द्रव्य या गैस से भी ज्यादा। कमाल है, ये तो पता ही नहीं था। और दूसरी एक्सट्रीम अवस्था कौन सी है? दूसरी अवस्था इसके बिल्कुल उल्टी है, बोस-आइंस्टाइन संघनन, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन, ये तो नाम सुने हुए लगते हैं। हाँ, भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम पर है। ये पदार्थ की 5वीं अवस्था मानी जाती है। 5वीं? और इसे पाने के लिए हमें तापमान को लगभग परम शून्य यानी एब्सोल्यूट जीरो -273.15 डिग्री सेल्सियस के करीब ले जाना होता है। मतलब ठंड की बिल्कुल हद। उफ, इतनी ठंड। इस भयानक कम तापमान पर कुछ खास तरह के परमाणुओं के कण अपनी अलग अलग पहचान खो देते हैं और एक साथ मिलकर एक सुपर एटम जैसा, या कहें एक अकेली क्वांटम इकाई जैसा व्यवहार करने लगते हैं। सुपर एटम, ये तो बहुत अजीब लग रहा है सुनने में। हाँ, ये बहुत ही विचित्र अवस्था है। बोस और आइंस्टाइन ने इसकी भविष्यवाणी की थी और फिर बाद में वैज्ञानिकों ने इसे लैब में हासिल किया। कमाल है। तो एक तरफ सूरज की भयंकर गर्मी से बना प्लाज्मा और दूसरी तरफ लगभग परम शून्य की ठंड से बना BeC। मतलब तापमान का कितना बड़ा रोल है पदार्थ का रूप बदलने में। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तापमान असल में है क्या? ये कणों की औसत गतिज ऊर्जा, यानी उनकी मूवमेंट की एनर्जी का माप है। अच्छा। तो जब ऊर्जा बदलती है, कणों का व्यवहार बदलता है और अवस्था बदल जाती है। लेकिन इससे पहले कि हम ये समझें कि अवस्था बदलती कैसे है, एक और बुनियादी बात जाननी जरूरी है। बताइए। जिसका जिक्र स्रोत सामग्री, खासकर कक्षा 9-10 के लेवल पर बार बार करती है, वो है पदार्थ की कणात्मक प्रकृति। पार्टिकल नेचर। कणात्मक प्रकृति मतलब कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना है, यही ना? हाँ, लेकिन जब हम किसी मेज को छूते हैं तो वो तो एकदम सपाट एक जैसी लगती है, कंटिन्यूअस। कण कहाँ महसूस होते हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारा जो अनुभव है वो स्थूल स्तर का है, मैक्रोस्कोपिक लेवल का। लेकिन सूक्ष्म स्तर पर, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर पदार्थ लगातार नहीं है। वो अनगिनत बहुत ही छोटे कणों से मिलकर बना है। ये कण परमाणु हो सकते हैं या अणु। जैसे दीवार दूर से सपाट लगती है पर पास जाने पर ईंटें दिखती हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही उदाहरण दिया आपने। पदार्थ के कण तो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें नंगी आंखों से देख ही नहीं सकते। लेकिन इन्हीं नन्हे कणों की कुछ खास विशेषताएं हैं जो पदार्थ के सारे गुणों को तय करती हैं। अच्छा, तो क्या है इन नन्हे कणों की विशेषताएं, जैसा स्रोत बताते हैं? स्रोत मुख्य रूप से 3 विशेषताओं पर जोर देते हैं। एक, कणों के बीच रिक्त स्थान, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। ये सोचने ही शायद अजीब लगे, पर पदार्थ के कणों के बीच हमेशा खाली जगह होती है। हमेशा? ठोस में भी? हाँ, हमेशा। ठोस में ये जगह बहुत ही कम होती है, लगभग न के बराबर, इसीलिए वो सख्त लगते हैं। द्रव में ये जगह थोड़ी ज्यादा होती है, जिससे कण एक दूसरे पर फिसल पाते हैं। और गैस में तो कणों के बीच बहुत ही ज्यादा खाली जगह होती है, इसीलिए तो गैसों को आसानी से दबाया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है। अच्छा, तो मतलब वो जो ठोस मेज है वो भी अंदर से पूरी भरी हुई नहीं है, उसमें भी खाली जगह है? आणविक स्तर पर देखा जाए तो हाँ, उसमें भी कणों के बीच सूक्ष्म खाली स्थान है। कमाल है। और दूसरी विशेषता? 2, कणों की निरंतर गति, कांस्टेंट मोशन ऑफ पार्टिकल्स। ये कण कभी शांत नहीं बैठते, ये हमेशा लगातार गति में रहते हैं, हिलते डुलते रहते हैं। हमेशा रुके हुए नहीं होते? कभी नहीं। ठोस में कण अपनी जगह पर ही तेजी से कंपन करते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। द्रव में कण थोड़ा इधर उधर घूम सकते हैं, एक दूसरे पर फिसल सकते हैं। और गैस में तो कण बहुत तेजी से, बड़ी बेतरतीब ढंग से हर दिशा में भागते रहते हैं। अच्छा। इस गति को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। और जैसा हमने पहले बात की थी, तापमान बढ़ाने पर कणों की ये भागदौड़ यानी उनकी गतिज ऊर्जा और तेज हो जाती है। समझ गया।
और तीसरी विशेषता? 3, कणों के बीच आकर्षण बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। पदार्थ के कण एक दूसरे को अपनी ओर खींचते भी हैं, एक तरह का खिंचाव होता है उनके बीच, जैसे चुंबक खींचते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। इसे अंतरा आणविक बल या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। अब ठोस में यह आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है। यही बल कणों को कसकर बांधे रखता है और उन्हें निश्चित आकार देता है। अच्छा। द्रव में ये बल ठोस से कमजोर होता है, इसीलिए कण थोड़ा हिलडुल सकते हैं, बह सकते हैं, पर रहते एक दूसरे के पास ही हैं। और गैस में ये बल लगभग शून्य होता है, नेग्लिजिबल। इसीलिए कण एक दूसरे से दूर भाग जाते हैं और पूरी जगह में फैल जाते हैं। वाह, तो मतलब ये 3 बातें, कण है, उनके बीच जगह है, वे लगातार हिल रहे हैं और एक दूसरे को खींच भी रहे हैं। इन्हीं से तय होता है कि कोई चीज ठोस होगी, द्रव होगी या गैस, है ना? बिल्कुल, आपने एकदम सही सार निकाला है। इन्हीं 3 चीजों का खेल है सब। और शायद इसी से अवस्था परिवर्तन मतलब चेंज ऑफ स्टेट वो भी समझा जा सकता है, जैसे बर्फ का पिघलना। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अवस्था परिवर्तन का पूरा राज इन्हीं कणों के व्यवहार में छिपा है। चलिए बर्फ का ही उदाहरण लेते हैं, जो पानी का ठोस रूप है। हाँ? जब हम बर्फ को गर्म करते हैं तो हम असल में क्या कर रहे हैं? हम उसके कणों को ऊर्जा दे रहे हैं, हीट एनर्जी। ठीक है। ये ऊष्मा कणों की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। यानी वो जो अपनी जगह पर कंपन कर रहे थे, वो और तेजी से कंपन करने लगते हैं। कंपन तेज होने से क्या होता है फिर? कंपन इतना तेज हो जाता है कि कण अपने पड़ोसी कणों के आकर्षण बल पर, वो जो खिंचाव था, उस पर हावी होने लगते हैं। अच्छा। और एक निश्चित तापमान पर, जिसे हम गलनांक मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, पानी के लिए ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे अपनी वो जो फिक्स्ड पोजीशन थी, उसे छोड़कर थोड़ा इधर उधर फिसलने लगते हैं। आकर्षण बल का वो मजबूत बंधन ढीला पड़ जाता है। बस इसी समय ठोस बर्फ पिघलकर द्रव यानी पानी बन जाती है। अवस्था बदल गई। वाह, सिर्फ कंपन तेज होने से। और फिर अगर हम पानी को और गर्म करते जाएं तो, जैसे उबालना? बिल्कुल, पानी को और गर्म करने पर कणों की गतिज ऊर्जा और बढ़ती जाती है। वो और तेजी से गति करने लगते हैं, एक दूसरे से और दूर जाने की कोशिश करते हैं। जब तापमान क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचता है, पानी के लिए ये समुद्र तल पर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो कणों में इतनी ज्यादा ऊर्जा आ जाती है कि वे एक दूसरे के आकर्षण बल को लगभग पूरी तरह तोड़कर आजाद हो जाते हैं। अच्छा, पूरी तरह आजाद? हाँ, लगभग। वो द्रव की सतह से निकलकर हवा में यानी गैस अवस्था में फैलने लगते हैं। यही प्रक्रिया वाष्पीकरण यानी वेपोराइजेशन या उबलना, बॉइलिंग है। और पानी अब भाप यानी गैस बन गया है। और ठंडा करने पर ठीक इसका उल्टा होता होगा? बिल्कुल। अगर आप भाप को ठंडा करें तो कणों की ऊर्जा कम होगी, वो धीमे पड़ेंगे, पास आएंगे और वो आकर्षण बल उन्हें वापस द्रव यानी पानी में बदल देगा। इसे संघनन यानी कंडेंसेशन कहते हैं। जैसे ठंडे ग्लास के बाहर पानी की बूंदें जम जाती हैं। हाँ हाँ, देखा है। और पानी को और ठंडा करे, 0 डिग्री सेल्सियस पर कणों की गति और धीमी हो जाती है। आकर्षण बल उन्हें फिर से एक निश्चित संरचना में, वो जो ठोस वाली व्यवस्था थी, उसमें जमा देता है और पानी वापस बर्फ यानी ठोस बन जाता है। इसे जमना, फ्रीजिंग कहते हैं। तो ये पूरा चक्कर जो है, वो तापमान के बदलने से कणों की ऊर्जा और उनके बीच के आकर्षण बल के संतुलन के बदलने का ही खेल है। ये समझना वाकई कमाल का है कि कैसे सिर्फ तापमान बदलने से कणों की दुनिया में इतनी उथल-पुथल मच जाती है और हमें पदार्थ की अवस्था बदलती हुई दिखती है। अब स्रोत सामग्री हमें कक्षा 11 के स्तर पर ले जाती है। यहाँ पर पदार्थ की अवस्थाओं का अध्ययन कैसे और गहरा होता है, क्या नया जुड़ता है? हाँ, कक्षा 11 में, जैसा कि स्रोत बताते हैं, हम इन्हीं अवस्थाओं का ज्यादा विस्तृत, ज्यादा क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक और गणितीय विश्लेषण करते हैं। गणितीय मतलब मैथ्स भी आ जाती है इसमें? हाँ बिल्कुल। अब हम सिर्फ ये नहीं कहते कि कण पास हैं या दूर हैं, अब हम उनके बीच लगने वाले बलों की गणना करने की कोशिश करते हैं, उनकी व्यवस्था को और ज्यादा सटीकता से समझते हैं और उनके व्यवहार को गणितीय नियमों यानी फॉर्मूले से जोड़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कैसे? जैसे ठोस अवस्था में? ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट में हम सिर्फ ये नहीं कहते कि कण जमे हुए हैं, बल्कि हम उनकी नियमित त्रिविमीय व्यवस्था मतलब 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, जिसे क्रिस्टल संरचना कहते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। क्रिस्टल जैसे नमक या चीनी के दाने होते हैं? बिल्कुल। नमक, NaCl या हीरे के कण एक खास पैटर्न में जमे होते हैं।
हम अलग अलग तरह के क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लैटिस और एकक कोशिका यूनिट सेल के बारे में सीखते हैं। यूनिट सेल उस पूरी संरचना की सबसे छोटी दोहराई जाने वाली इकाई होती है। अच्छा। हम ये भी गणना करते हैं कि कण कितने अच्छे तरीके से पैक हैं, मतलब कितनी जगह घेर रहे हैं और कितनी खाली है, पैकिंग क्षमता। ओके। और गैस अवस्था में क्या गणितीय होता है? गैस अवस्था में हम उन नियमों को गणितीय रूप में पढ़ते हैं जो गैसों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, जैसे बॉयल का नियम। ये बताता है कि अगर तापमान स्थिर रखें तो गैस का दबाव बढ़ाने पर उसका आयतन कम हो जाता है। मतलब P V के समानुपाती है। हाँ, सुना है ये। फिर चार्ल्स का नियम है जो बताता है कि अगर दबाव स्थिर रखें तो तापमान बढ़ाने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है, मतलब V T के समानुपाती है। इन सब नियमों को मिलाकर बनता है आदर्श गैस समीकरण PV = nRT। ये एक बहुत शक्तिशाली समीकरण है जो गैस के दाब P, आयतन V, तापमान T और उसकी मात्रा N मोल में के बीच संबंध बताता है। PV = nRT, ये तो बहुत फेमस है केमिस्ट्री में। हाँ, बिल्कुल। ये हमें गैसों के व्यवहार को समझने और भविष्यवाणी करने में बहुत मदद करता है। हालांकि ये स्रोत ये भी बताते हैं कि जो असलियत की गैसें होती हैं, रियल गैसेस, वो हमेशा इस आदर्श समीकरण के हिसाब से नहीं चलती। अच्छा। हाँ, उनमें कुछ विचलन, डेविएशन होता है जिसका अध्ययन भी किया जाता है। और फिर आती है तरल अवस्था। हाँ, तरल यानी लिक्विड स्टेट। इसमें क्या खास पढ़ते हैं? तरल अवस्था, लिक्विड स्टेट में द्रवों के कुछ खास गुणों को गहराई से समझा जाता है। जैसे एक है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, ये क्या होता है? ये द्रव की सतह पर एक अदृश्य खिंचाव या एक झिल्ली जैसा प्रभाव होता है। इसी के कारण पानी की बूंदें गोल होती हैं या छोटे कीड़े पानी की सतह पर चल पाते हैं। अरे हाँ, देखा है मैंने कीड़ों को पानी पर चलते हुए। हाँ, तो वो पृष्ठ तनाव के कारण ही संभव है। ये असल में द्रव के कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल, जिन्हें कोहेसिव फोर्स कहते हैं, उसी का नतीजा है। अच्छा, और कोई गुण? दूसरा एक महत्वपूर्ण गुण है शांता, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन। बिल्कुल सही। ये द्रव के बहने के प्रतिरोध का माप है। जैसे शहद पानी से ज्यादा गाढ़ा या श्यान विस्कस होता है। क्यों? क्योंकि शहद के अणुओं के बीच आपसी घर्षण ज्यादा होता है, वो आसानी से एक दूसरे पर फिसल नहीं पाते। वाह, यानी जैसे जैसे हम विज्ञान की सीढ़ियां चढ़ते हैं, पदार्थ का अध्ययन ज्यादा सूक्ष्म, ज्यादा सटीक और ज्यादा गणितीय होता जाता है। हाँ। ये सिर्फ देखकर बताने जैसा नहीं रहता, बल्कि नापने और गणना करने जैसा हो जाता है। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारे सिद्धांत, चाहे वो कक्षा 6 के हों या 11 के, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। ये हमारे रोजमर्रा के जीवन के अनुभवों की व्याख्या करते हैं, उन्हें समझाते हैं। स्रोत सामग्री में भी इसके कई अच्छे उदाहरण दिए गए हैं। हाँ, ये जुड़ाव समझना बहुत जरूरी है। कौन से उदाहरण हैं स्रोत में जो इन सिद्धांतों को हमारी जिंदगी से जोड़ते हैं? कुछ बताइए ना। कुछ बहुत ही आम उदाहरण हैं जिनके पीछे यही विज्ञान काम कर रहा होता है। जैसे गर्म चाय का कप थोड़ी देर में ठंडा क्यों हो जाता है? हाँ, ये तो रोज होता है। ये ऊष्मा के स्थानांतरण, हीट ट्रांसफर का एक क्लासिक उदाहरण है। गर्म चाय के जो कण हैं वो तेजी से गति कर रहे हैं, उनकी गतिज ऊर्जा ज्यादा है। वो कप की दीवार से टकराते हैं, अपनी कुछ ऊर्जा कप को दे देते हैं, फिर कप से ऊर्जा मेज को या आसपास की हवा के कणों को मिलती है। धीरे धीरे क्या होता है, चाय के कणों की औसत गतिज ऊर्जा कम हो जाती है और चाय ठंडी हो जाती है। ऊर्जा हमेशा ज्यादा तापमान वाली जगह से कम तापमान वाली जगह की ओर बहती है। अच्छा, ये बात है। और या फिर सोचिए रसोई गैस, LPG का सिलेंडर, उसमें इतनी सारी गैस इतनी सी कम जगह में कैसे आ जाती है? हाँ, ये तो कमाल है। एक छोटे सिलेंडर में महीनों चल जाती है गैस। ये गैसों के दो गुणों का कमाल है। एक, उनके कणों के बीच बहुत ज्यादा खाली जगह होती है, और दूसरा, उनके बीच आकर्षण बल बहुत कमजोर होता है। अवस्था में बदल जाती है, लिक्विड बन जाती है, और द्रव गैस की तुलना में बहुत कम जगह घेरता है, इसीलिए कम जगह में ज्यादा मात्रा आ जाती है। और जब हम रेगुलेटर खोलते हैं तब दबाव कम हो जाता है और वो द्रव वापस तेजी से गैस बनकर पाइप से बाहर निकलता है और चूल्हे में जलता है। वाह, ये तो सोचा ही नहीं था इस तरह से। और वो बर्फ वाला उदाहरण? हाँ, बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? ये पानी का एक बहुत ही अनोखा और बहुत महत्वपूर्ण गुण है। अनोखा क्यों? क्योंकि ज्यादातर पदार्थ जब ठंडे होकर जमते हैं तो वो सिकुड़ते हैं, उनका घनत्व यानी डेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है। लेकिन पानी के साथ ठीक उल्टा होता है। जब पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है तो उसके अणु हाइड्रोजन बंधों के कारण एक